नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल में हमने भारी उठापटक बनते हुए देखी है और एक बार फिर से कच्चे तेल में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर WTI क्रूड की बात करेंगे तो $11 के करीब जो प्राइसेस है वो पहुंच चुके हैं। घरेलू बाजार में भी हमने देखा है कि M6 पर 18% गिरावट क्रूड प्राइसेस में देखने को मिली है। स्टोरेज की कमी तो बनी हुई है, जिसके कारण क्रूड प्राइसेस पर दबाव बना है और अब जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी और बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि क्रूड में उठापटक के कारण कई ब्रोकर हाउसेस हैं जिन्होंने ट्रेडिंग रोक दी है। वहीं एक्सचेंज अब इंटरनेशनल मार्केट में भाव अगर नेगेटिव में जाते हैं तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर कामकाज कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा फोकस रहेगा सोने पर भी, जहां पर हमने देखा है कि कई देशों में लॉकडाउन खुलने की जो खबरें आ रही हैं उससे कीमतों को थोड़ा सपोर्ट बनता हुआ मिला है। इसके अलावा बेस मेटल्स की बात करें तो हाल ही में जो बढ़त बनी है उसके बाद थोड़ा सा दबाव आज के सेशन में आता हुआ दिखा है। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस शो में। CNBC TV 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, मोतियाल ओसवाल के किशोर नाने हैं और SMC की वंदना भारती भी हमारे साथ बनी हुई है। सभी का स्वागत है इस खास शो में। और सबसे पहले अगर क्रूड पर ही फोकस करें तो हमने देखा था कि मंडे को भी जो प्राइसेस है अमेरिका में वो 25% उड़ के थे, ब्रेंट भी 7% नीचे क्लोज हुआ था। और इनफैक्ट मनीषा जी, कंसर्न्स काफी सारे अब बिल्डअप हो रहे हैं, फिर चाहे वो स्टोरेज की दिक्कत हो, घरेलू बाजार में ट्रेडिंग रोकने की खबरें हो। अगेन अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर रुख करें तो जो फंड्स है जैसे कि US ऑयल फंड की खबरें आ रही हैं कि वो भी एक्सपायरी से पहले ही जून कॉन्ट्रैक्ट्स बेच रहे हैं, इसी के कारण प्राइसेस पर दबाव बन रहा है। तो ये पूरा सिनेरियो देखते हुए अभी क्या स्थिति लग रही है? जो वॉइसेस हैं कि हाँ नेगेटिव में जा सकता है, गोल्डमैन सैक्स भी कह रहा है, वही सिचुएशन बिल्डअप होती हुई दिख रही है। जी हाँ, लेकिन इस बार हालत बहुत ज़्यादा खराब माफ़ कीजिए शायद नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार जो लॉन्ग्स थे वो लास्ट टाइम तक या लास्ट डे तक होल्ड कर रहे थे। इस बार वहाँ से एक सीख मिली है और हमने देखा है कि जो बड़े फंड्स हैं उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर बिकवाली करनी शुरू कर दी है। इसीलिए आपने कल कच्चे तेल में 25% की गिरावट देखी। आज हम करीबन 14-15% की गिरावट के साथ काम करता हुआ देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट यही है, जैसे आपने कहा, एक तो सेल ऑफ है यहाँ पर, दूसरा US की इन्वेंट्रीज ने पिछले हफ्ते रिकॉर्ड हाइज छुए हैं और इस हफ्ते जब इन्वेंट्रीज आएंगी तो बाजार मानता है कि हम यहाँ पर और बिल्डअप आता हुआ देखेंगे। लॉकडाउन अभी भी जारी है, डिमांड में कोई बेहतरी नहीं है और सप्लाईज जितनी जल्दी बंद होनी चाहिए ऑयल प्रोड्यूसर्स की तरफ से वो नहीं हो रही हैं, तो उसका प्रेशर भी यहाँ पर प्राइसेस में है। लेकिन दीपाली, पक्के तौर पर यहाँ पर इंडियन मार्केट्स की बात ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर तैयार तब भी नहीं थे और आज भी नहीं है कि अगर यहाँ पर वापस से भाव नीचे गिरते हैं तो किस तरह की व्यूज यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। और जैसे आपने कहा कि ब्रोकर्स जो काम कर रहे हैं वो 100 से 300% तक अपने यहाँ पर क्लाइंट्स को चार्ज कर रहे हैं। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी फिलहाल यहाँ पर है और क्या लगता है कच्चे तेल में किस तरह की वॉल्यूम्स हैं और किस तरह की तैयारी फिलहाल, आपको क्या फीडबैक है एक्सचेंज और रेगुलेटर की तरफ से? आई थिंक हमारे वॉल्यूम्स काफ़ी डाउन है मार्केट में और हम लोग तो आई थिंक पिछले हफ्ते से ही ये डिसीजन लिया था कि हमारे क्लाइंट्स को क्रूड में ट्रेड करने के एक्सेस नहीं देंगे, बिकॉज एज ऑफ नाउ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हमको कोई कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। और मतलब मुझे आज ये पता नहीं है कि कितना मार्जिन चार्ज करना चाहिए, कि वो 100% में मेंबर सेफ रहेगा कि 200% में सेफ रहेगा, 500% में सेफ रहेगा। सारे मेंबर्स इधर बंद करने का डिसीजन लिया है। काफ़ी बड़े मेंबर्स जो है उन लोग क्रूड ऑयल ट्रेडिंग जो है फिलहाल के लिए बंद रखा है। कुछ मेंबर्स ऐसा है कि जैसा आपने बताया कि 300-400% का मार्जिन ले रहे हैं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट में कि मैं 300% मार्जिन लगाने के बाद भी मेरा इंटरेस्ट या मेरा रिस्क जो है सेफ गार्ड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। कहीं पे भी वो जो रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूलास है वगैरह, वहीं पे आपका नेगेटिव प्राइसिंग का डिस्काउंट करना, नेगेटिव प्राइसिंग का जो रिस्क है उसको प्राइसिंग करना वो है ही नहीं है हमारे सिस्टम में। तो मेरे हिसाब से आप अगर जीरो तक आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको पता नहीं कि अनलिमिटेड रिस्क हो जाता है। तो अनलिमिटेड रिस्क ना क्लाइंट लेना चाहिए, ना मेंबर लेना चाहिए, ना एक्सचेंज लेना चाहिए। बट हाल फिलहाल के लिए, बिकॉज जब तक ये क्लैरिटी और तैयारी नहीं होता है, हम लोग ने डिसीजन लिया था कि ट्रेड ना करवाने का, और क्लाइंट्स को हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं पोजीशंस लेने के लिए। जी, एक चीज और किशोर जी, जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में हमारी मार्केट की डेप्थ कितनी है वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन एक्सचेंजेस की यहाँ पर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है
क्या स्टेप्स एक्सचेंजेस की ओर से लिए जा सकते हैं ताकि सिचुएशन को और थोड़ा बेटर तरीके से टैकल किया जाए? एक्सचेंज हमारे लिए एक प्राइमरी रेगुलेटर होता है कि फर्स्ट लेवल रेगुलेटर हम लोग एक्सचेंज को बोलते हैं, उसके ऊपर सेबी आ जाता है। तो फिलहाल हम लोग जो एज अ मेंबर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सचेंज ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को संभाले और मेंबर को, फॉर एग्जांपल पिछले एक्सपायरी का अगर हम लोग बात करें, पिछले एक्सपायरी में 70% के करीब करीब मार्जिन थे। तो अगर मेंबर 70% के आसपास मार्जिन रखते हैं, मान लीजिए 100% भी मार्जिन रखते हैं, उसके बाद भी अगर 400% नीचे, जहां पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस हुआ उसके बाद जो सेटलमेंट प्राइस 400% नीचे के आते हैं और अगले सुबह आप बोलते हैं मेंबर्स को जाकर आप पैसा कलेक्ट कर लो, आई थिंक आप मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं सोच रहे हैं और आप एक्चुअली नया रिस्क आप सिस्टम में लेके आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो सही बात है। और एज एन एक्सचेंज वो मेंबर्स को पहले ही आगाह करना चाहिए कि ऐसा रिस्क आने वाला है। शायद एक बार एक्सचेंज को रेगुलेटर से बात करके ऐसा रिस्क आने का उम्मीद है, नाइमेक्स बता रहे हैं कि शायद नेगेटिव हो सकता है। उस मामले में हम लोग करना क्या चाहिए, ये क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट को चलाना चाहिए कि फिलहाल के लिए एक बार सस्पेंड कर देना चाहिए जब तक हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि फिलहाल के लिए इसको सस्पेंड कर लेना चाहिए और जब तक इसका नेगेटिव प्राइसिंग का सॉल्यूशन, नेगेटिव प्राइसिंग का फॉर्मूलाज बने कि इसका ऑप्शन प्राइसिंग कैसे हो जाएगा। आज नाइमेक्स में नेगेटिव का ऑप्शंस लॉन्च किया गया है, नेगेटिव स्ट्राइक प्राइसेस का। इंडिया में वो क्षमता है ही नहीं है आज। तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट में आज ट्रेड करके कोई मतलब नहीं। हम लोग वॉलंटरीली बंद किया। मैं बिलीव करता हूँ एक्सचेंज और रेगुलेटर्स इसको समझ के एक बार फिलहाल के लिए सस्पेंड कर लेना चाहिए जब तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिले। जी हाँ, तो ये ऑफ कोर्स ब्रोकर्स कम्युनिटी की तरफ से ऐसी काफी सारे सजेशंस हमने आते हुए देखे हैं, क्योंकि एक्सचेंज तैयार नहीं है और रेगुलेटर की तरफ से भी जो फीडबैक है वो यही आता हुआ नजर आया है कि जो करंट मंथ है उसको संभालना उनकी अब एज ऑफ नाउ प्रायोरिटी है कि उसको कैसे यहाँ पर सॉर्ट किया जाए। तो क्लियरली एक्सचेंजेस और रेगुलेटर उस चीज में यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन वंदना, आपको क्या लगता है, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आ जाती, अब तक ऑफ कोर्स हम ये बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज में यहाँ पर काफी सारी कंसर्न्स हैं, हमने काफी सारी कमोडिटीज में इश्यूज आते हुए देखे हैं, लेकिन नॉन एग्री जहां पर इतनी अच्छी वॉल्यूम्स हैं, ग्लोबली ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड हैं, वहां पर अब इतने बड़े इश्यूज आ रहे हैं। आप एज अ ब्रोकर इस सिचुएशन को कैसे असेस कर रहे हैं? मनीषा, मुझे लग रहा है जो कॉन्फिडेंस है वो शेकअप हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे हुआ है। सबसे बड़ी कमोडिटी क्रूड है और आप जितने भी ग्लोबल इंडाइसेस देखिए, कमोडिटी इंडाइसेस सबसे ज्यादा वेटेज क्रूड को गया था। और सबसे बड़ी बात है कि जब स्टॉक मार्केट में फॉल आया था तो काफी कंट्रीज ने सर्किट्स पे काम किया था। उन्होंने जो सर्किट्स के जो लिमिट्स थे उसको कम किया गया था। यहाँ चाहे नाइमेक्स हो या दुनिया की कोई भी एक्सचेंज हो, उन्होंने सर्किट्स पे यहाँ पे काम नहीं किया, फ्री फॉल दिया मार्केट को। ये ऐसी कमोडिटी नहीं है, वी शुड नॉट ट्रीट इट लाइक बिटकॉइन। ये मार्केट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब ट्रिलियंस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत सारी इकोनॉमी है जो यहाँ पे बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। अगर नाइमेक्स में भी नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं तो इट मीन्स कि बहुत कोई बड़ा पॉजिटिव साइन नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि इस कमोडिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ये कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। और मैं यहाँ किशोर जी से यहाँ पे एग्री करती हूँ कि जब तक यहाँ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, फॉर द टाइम बिंग मार्केट से बहुत सारा पैसा जाए। रिटेलर्स तो यहाँ से ऑलरेडी निकल गए हैं, ब्रोकिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पे हाथ खींच रही है इतने बड़े मार्जिन के साथ। तो मेरे ख्याल से थोड़े दिन के लिए ट्रेड को सस्पेंड करना चाहिए। और अभी तो खैर 14 घंटे की मार्केट है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे वो नहीं है कि 5 बजे बंद हो जाएगा तो गैप अप गैप डाउन है। लेकिन जो परसेंटेज है मनीषा, वो स्कैरी है। यहाँ पे 25%, 40%, 15% ये हर दिन की कहानी है। तो कोई भी कमोडिटी इतना हर्ट नहीं हो सकती है कि इसे आप निगेटिव से आप बिल्कुल 40% नीचे ला रहे हैं, 30% नीचे ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रेड को हॉल्ट किया जाना चाहिए इंटरनेशनल लेवल। तो मौजूदा सिनेरियो जो है, जैसे कि किशोर जी ने भी कहा और वंदना जी का भी यही व्यू है कि अवॉइड कीजिए जिस तरीके की वॉल्टिलिटी, जिस तरीके के अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं, न्यूज फ्लो है, ऐसी स्थिति में दूरी रहने की सलाह है। लेकिन चलिए क्विकली आप गोल्ड पर फोकस कर लेते हैं, जहां पर हमने थोड़ी सी सॉफ्टनेस आज के सेशन में जरूर देखी है। लेकिन हाँ, अब जैसे जैसे खबरें हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कई सारी ऐसी लोकेशन है जहां पर लॉकडाउन खुलने की बात हो रही है, तो शायद प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखे। किशोर जी, गोल्ड पर बताइए क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी, क्या व्यू है अभी?
आई थिंक गोल्ड में जैसा आपने बताया कि प्रॉबेबली धीरे धीरे इकोनॉमी खुलने के बाद चल रहा है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स अभी भी काफ़ी तेजी का है। आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म काफ़ी तेजी का है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बिल्कुल रहेगा। और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जितना हलबली हुआ है, जितना जो क्रेजीनेस हुआ है कि जो बंद करने में हुआ है, उतना ही मार्केट्स में क्रेजीनेस एंड वॉलेटिलिटी खुलने में भी हो जाएगा। इकोनॉमी खुलने के टाइम पे आपको जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं, कहीं जगह पे ग्लट बिल्ड हुआ है, कहीं जगह पे शॉर्टेजेस बिल्ड हुआ है, कहीं जगह पे लॉजिस्टिक्स के वजह से मटेरियल्स पहुंच नहीं पा रहे, ये सारे चीज़ें ना, इकोनॉमी खोलना इतना आसान नहीं है। इकोनॉमी खोलने के बाद भी इकोनॉमी खुद सॉफ्ट चलने के लिए, अपने आप खुद चलने के लिए प्रॉब्ली 1-2 महीने लग सकता है। न्यूज़, मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़, खास करके जो आज जापान ने वापस ये महीने भी उसका जो स्टिमुलस पैकेज है वो एक्सटेंड करने के लिए, बॉन्ड परचेज प्रोग्राम है उसका एक्सटेंड किया हुआ है, काफ़ी सेंट्रल बैंक्स ये करेंगे। तो मेरे हिसाब से हर गिरावट में सोना लेने का ये सोचना चाहिए, बिकॉज इसमें इससे अलावा कोई दूसरा एसेट क्लास नहीं है जिसका इतना क्लैरिटी मिल रहा है कि पिक्चर में कि आगे जाकर क्या होने वाला है। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा अगर डिप्स मिलता है 45,600 650 के आसपास लेके चलना चाहिए। इंट्राडे के लिए 46,000 के आसपास का टारगेट हो सकता है, बट आई थिंक इफ यू आर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप एनीथिंग क्लोज टू 44 to 46,000 के बीच में आप लेके चलिए। अगले 12 से 18 महीने में काफी अच्छा रिटर्न्स देखने के लिए मिल सकता है। सोने में जहां तक बात है, यहां पर खरीदारी के मौके आपको लगातार बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन वंदना, आपसे मेटल्स के ऊपर जानना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर आज फिर से तेजी देखने को मिली है। देर रात कॉपर और निकल में हमने 6 हफ्ते के हाईज बनते हुए देखे हैं। यहां पर क्या अभी भी खरीदारी के मौके हैं? मनीषा, मुझे लग रहा है कि कॉपर में ज़्यादा क्लैरिटी है, निकल में थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग की तरह दिख रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि कॉपर में क्लैरिटी ज़्यादा है। और ऊपर में मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस अगर थोड़ा भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो 412 415 तक का जो लेवल्स है वो हम आते हुए देख सकते हैं। और डेटा यहाँ पे सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे हॉल्ट हुए हैं और जिस तरीके से मूवमेंट्स जो है वो स्टॉक पोजीशंस वगैरह की रुकी हैं, मेरे ख्याल से वो यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। और एक बेस फॉर्मेशन हम देख रहे हैं सारे बेस मेटल्स में ग्रेजुअली, लेकिन एक बन रहा है, बेस फॉर्मेशन हो रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिंक है जिससे मुझे लग रहा है कि बाइंग जो है वो 158 तक फिर से हो सकती है। और कॉपर मुझे लग रहा है कि 415 तक के लेवल के लिए एमसीएक्स में एक बार बाय करके चलना चाहिए। जी, चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जब वापस लौटेंगे तो फोकस रहेगा एग्री कमोडिटीज पर, स्पेशली ध्यान देंगे एडिबल ऑयल स्पेस पर, प्राइसेस को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। जल्द वापस आते हैं। Mogia